चलेगा, देखिएगा। हम लोग पिछले क्लास में संवैधानिक इतिहास का बैकग्राउंड देखे थे कि संवैधानिक इतिहास की पृष्ठभूमि क्या थी। इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से कंपनी व्यापार करने के लिए आया और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप करने के साथ साथ भारत को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। ये देखे थे, यानी व्यापार से क्या हो गया, राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग देखे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट का क्या बैकग्राउंड था, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया था। यानी इसके बाद हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व है, क्यों आया, क्या इसकी जरूरत थी। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर लिए। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या देखे थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा प्रावधान के साथ साथ आई थिंक पिट्स इंडिया एक्ट का बैकग्राउंड देखे थे। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इसका बैकग्राउंड देखे थे कि 1773 के बाद जो दूसरा मेजर इनिशिएटिव था, जो दूसरा पहल था अंग्रेजों की तरफ से, वो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका बैकग्राउंड हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग इसके बैकग्राउंड से ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछला क्लास में जहां तक हो गया था वहां से थोड़ा सा पीछे से लेके चलते हैं ताकि आप लोगों के पास एक फिर से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके बाद की कहानी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद की कहानी। तो इसमें हम बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी, कुछ लूप होल्स थे, जिसको दूर करने का प्रयास करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग कानून लाया गया। जैसे हम 1773 के बाद हम बताए थे कि 1781 में एक कानून आया था जिसको बोला गया था 1781 का अधिनियम। इसको अमेंडिंग एक्ट भी बोला गया था या एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट हो गया 1781 में। इसमें एक चीज को दूर किया गया था, आपका गवर्नर जनरल की परिषद और आपका सुप्रीम कोर्ट, दोनों के अधिकारों का बंटवारा लगभग किसमें किया गया था, इसमें किया गया था कि गवर्नर जनरल परिषद अगर ये डिसीजन लेंगे तो ये होगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जिससे दोनों के बीच जो टकराव था वो टकराव की स्थिति क्या हो गई, मतलब कम हो गई। अब एक चीज और क्या था, देखिएगा कि जो बहुमत से जो डिसीजन लिया जाना था, ठीक है, बहुमत से डिसीजन लिया जाना था गवर्नर जनरल की परिषद में, वो तकरार यानी वो जो लड़ाई है, विवाद है, अभी भी बना हुआ है। तो अब इसके बाद की कहानी देखते हैं कि 1781 के बाद आखिर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या विकास हुआ। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखिएगा। 1781 के बाद बात करते हैं 1783 का, 1783 का। इस समय ब्रिटेन में जो शासन था वो गठबंधन की सरकार थी। ठीक है, 1783 में गठबंधन की सरकार थी। एक तरफ थे, मतलब दोनों जो साथ थे, जेम्स फॉक्स थे और नॉर्थ थे। ये दोनों की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाने का प्रयास किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया बिल। क्या नाम था, ईस्ट इंडिया बिल। ईस्ट इंडिया बिल हालांकि सदन में पास नहीं हो पाया। जैसे अभी हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी अगर कानून बनता है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट के बाद बिल बनेगा जो दोनों सदन में क्या होना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो ये एक्चुअली में अधिनियम नहीं बन पाया था, बिल ही रह गया था और ये गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद 1784 में
ठीक है, विलियम पिट्स बने थे पीएम। कौन बने थे? पिट। पिट कानून लाए, इसीलिए इसको बोला गया पिट्स एक्ट। ठीक है, पिट्स एक्ट, पिट्स का कानून। ठीक है, वो कब आया था? 1784 में। तो इसका बैकग्राउंड जो है देखिएगा, यहीं से छिपा हुआ है कि 1783 में ही ईस्ट इंडिया बिल लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया। तो ये जो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कब आया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इसमें क्या क्या परिवर्तन लाया गया, इसमें क्या क्या ऐसा स्टेप्स लिए गए जो पिछले वाले में लूप होल्स था, जो पीछे खामी था उसको दूर करने के लिए क्या क्या इसमें प्रयास किया गया, ये चीज हम देखते हैं। तो सबसे पहला ये है पिट्स इंडिया एक्ट में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि अभी तक कंपनी का सारा मामला जो देख रहा था वो कौन देख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पिछले क्लास में हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया? बोला गया कि देखिए कंपनी के मामला को हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, कंपनी का एक मामला हो गया व्यापारिक, यानी कंपनी एक चीज, कंपनी का एक जो काम हो गया व्यापार करना यानी व्यापारिक। अब कंपनी धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगी थी, करना स्टार्ट किया था। आप लोग देखे थे 1757 के प्लासी के युद्ध से राजनीतिक हस्तक्षेप होना स्टार्ट हो गया था। तो अब एक हो गया राजनीतिक मामले, यानी अब यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी का जो दायरा था उसको दो भागों में बांट दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया। किस किस चीजों में? व्यापारिक और राजनीतिक। व्यापारिक बोला गया कि भैया व्यापारिक को आप देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी का जो व्यापारिक मामला था उसको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसका जो राजनीतिक मामला है, जो पॉलिटिकल इश्यूज है, ठीक है, तो ये राजनीतिक मामला आपको कौन देखेगा? इसके लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, उसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ये राजनीतिक मामला, इसके अलावा व्यापारिक के अलावा जितने भी मामला थे वो कौन देखे थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखना शुरू किया। ये डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करता था, किसको? ब्रिटिश संसद को करता था। किसको रिपोर्ट करता था? ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिएगा, यानी यहां पर हम सिंपली एक बात बोल सकते हैं, यहां पर विषयों का क्या हो गया? बंटवारा। जहां भी शासन करने वाले विषयों का बंटवारा होता है उसको द्वैध शासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वैध शासन बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू द्वैध शासन लाने का प्रयास किया गया, द्वैध शासन आया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि कंपनी के मामलों को दो भागों में बांटा गया, व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला। व्यापारिक मामला क्या कर रहेगा? मतलब व्यापारिक मामला यानी व्यापार करने वाले मामले को कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। राजनीतिक मामला को कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। एक चीज और यहां पर नोटिस कीजिएगा कि अब ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश संसद जो है, वो कंपनी पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा रही है। बढ़ा रही है कि नहीं? धीरे धीरे अपना कंट्रोल क्या कर रही है? बढ़ा रही है। अब कंपनी का जो राजनीतिक मामला है कौन देखेगा? ब्रिटिश संसद। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश संसद को करेगा। जब ब्रिटिश संसद को अगर रिपोर्ट कर रहा है तो यहां पर सिंपल सी बात है कि संसद अपना कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है ना? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम क्या देखेंगे आपका कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, क्या बोलेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है, 1784। इसमें क्या बनाया गया आपको एक बार देख लेते हैं, रिकैप कर।
तो पहला हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नाम एक ही है, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड, वही हुआ, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बाकी आपका ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले था। ये क्या देखेगा? राजनीतिक मामले, ये व्यापारिक, बोला भैया तुम केवल व्यापार देखो, इसके अलावा तुमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये राजनीतिक मामला ये कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश संसद को। यही देखो धीरे धीरे किस तरह से कंपनी पर ब्रिटेन की संसद अपना अधिकार बढ़ा रही है, ठीक है। इसके बाद बताए थे कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल के गवर्नर जनरल के जो परिषद था, ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद, वो इसमें कितने सदस्य थे? 4। अब इसकी सदस्य की संख्या कितनी कर दी गई? 3, यानी 4 से कर दिया गया 3। अब 3 में देखो एक चीज और यहां पर कि कैसे पिछला वाला लड़ाई सॉल्व हुआ। पहले 4 था, एक आपका गवर्नर जनरल, टोटल कितने? 5। 5 में बहुमत से क्या लिए जाते थे? निर्णय। 5 में अगर 3 एक साइड आ गया तो ये जीत गया, ठीक है। अब इसको कर दिया गया 3, 3 1 4। 4 में क्या करना है? 3 अगर आया तब बहुमत होगा, तो 3 का तीनों अगर एक साइड होगा तब ये हारेंगे, नहीं तो इनका जो इशू था लगभग शॉर्ट हुआ, पूरी तरह से शॉर्ट नहीं हुआ लेकिन लगभग शॉर्ट हो गया। अब क्या होगा? इसमें बहुमत मतलब 4 में बहुमत 2, ठीक है, 4 में कम से कम 2 आधा हुआ, आधा प्लस 1 तब हो गया बहुमत, 3 आना चाहिए। तो क्या 3 का तीनों सदस्य अगर एक साइड होगा तब ना गवर्नर जनरल का नहीं सुना जाएगा? पहले क्या था? 5 में 3 आसानी से हो जाते, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और निपटाने का प्रयास किया गया। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 1784 के पिट्स अधिनियम के अनुसार आपका जो गवर्नर जनरल के जो सदस्यों की संख्या, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, ठीक है। तो यहां पर 2 चेंजेज अभी देख लिए। पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? द्वैध शासन। दूसरा चीज क्या बताए? गवर्नर जनरल के जो परिषद के सदस्यों की संख्या को क्या कर दिया गया? 3 कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का एक और बड़ा ही मेजर स्टेप्स है अंग्रेजों की तरफ से। क्या है वो देखिएगा कि अभी तक भारत में कंपनी जितने एरिया पर कंट्रोल किए हुए था उसको बोला गया कंपनी का क्षेत्र। अभी तक बोला जाता था, क्या बोला जाता था? कंपनी का क्षेत्र। मतलब जहां जहां कंपनी का अपना प्रभाव चल रहा है वो एरिया को क्या बोला गया? कंपनी का क्षेत्र, यानी टेरिटरी ऑफ कंपनी। लेकिन 1784 के अधिनियम के अनुसार ये जो आपका कंपनी का क्षेत्र है इसको बदल करके क्या बोल दिया गया? ब्रिटिश के आधिपत्य क्षेत्र, यानी ब्रिटिश के कब्जे वाले क्षेत्र। इसका नाम क्या दे दिया गया? ब्रिटिश के कब्जे वाले क्षेत्र, यानी ब्रिटिश पजेशन, ठीक है, कब्जे वाले क्षेत्र, यानी ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ठीक है। यानी कंपनी के क्षेत्र से पहला बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कब बोला गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। यानी फिर से देखो, यानी ब्रिटेन की संसद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल क्या कर रहा है? मजबूत बना रहा है ना? यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, जो मेजर प्रावधान ये थे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक और पॉइंट है कि ब्रिटेन की संसद ये कंफर्म किया था
कि कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना है, न कि विस्तार करना। ठीक है, विस्तार करना उसका काम नहीं है। यानी इनडायरेक्टली हमें क्या बोल रहा है कि विस्तार हम करेंगे। ब्रिटेन के संसद विस्तार तो करना ही था, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपको जो ब्रिटेन की संसद ये बोला कि कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार करना, विस्तार करना नहीं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एक बार उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि 1781 के अधिनियम के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन बदलावों में पहला बदलाव यह था कि कंपनी के मामलों को दो भागों में बांटा गया, एक व्यापारिक मामला, दूसरा राजनीतिक मामला। व्यापारिक मामलों को कौन देखते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और जो आपका राजनीतिक मामला था उसको कौन देखे? ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखते थे। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसके सदस्यों की संख्या 4 से कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और कंपनी के क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कर दिया गया। ठीक है, और यहां पर इस अधिनियम के तहत यह भी कंफर्म किया गया कि कंपनी का जो उद्देश्य है वो व्यापार करना है, न कि विस्तार करना। तो इस तरह से हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही आया, हुआ ये कि अभी तक गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग रिजाइन मार करके चले गए कहां? इंग्लैंड। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। यानी 1785 तक, 1785 में क्या चले गए? ठीक है, रिजाइन मार करके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब यहां बुलाना था नए गवर्नर जनरल, जिसका नाम था कॉर्नवालिस। नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नाम सुने ही होंगे, कॉर्नवालिस। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किन कारणों से इतना फेमस थे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इनको भारत में बुलाने के लिए मनाना पड़ा। कैसे मनाया जाता है किसी को कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, तो अच्छा जाओ, तुम जो बोलोगे वही कर देंगे, लेकिन तुम एटलीस्ट जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की कहानी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रिटेन के सबसे योग्य गवर्नर जनरलों में एक गिना जाते थे। ठीक है, अगर ब्रिटेन के सबसे योग्य सेनापतियों की बात करें, गवर्नर जनरल की बात करें, तो उसमें पहला नाम किनका आता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन हुआ क्या था कि अमेरिका में 1781 में एक जगह है अमेरिका का जिसका नाम है यॉर्कटाउन। ठीक है, यॉर्कटाउन में लड़ाई हुई, अंग्रेजों के तरफ से कॉर्नवालिस थे, लेकिन बेचारे हार गए। कौन हारे थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो, इतना इनको योग्य सेनापति माना जाता था कि अमेरिका की जीत से ज्यादा चर्चा किनका था? उनके हार के। ठीक है, बोला भी जाता है ना कि गुमान इतना भी मत कर, अपनी जीत पर है बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार की है। यह बात किसके लिए फिट बैठता है? कॉर्नवालिस। कि यॉर्कटाउन में जो हार हुआ, ठीक है, यॉर्कटाउन में जो हार हुआ 1781 में, फिर भी इनकी काबिलियत को देखते हुए हर लोग बस इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई ये हार कैसे गया। ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कोई एकदम पढ़ने में तेज है, अच्छा खासा मार्क्स ला रहा है मॉक में, फिर भी उसका एग्जाम ना निकले, तो लोग एक डिस्कशन का, ठीक है, एक कारण बना देते हैं कि क्यों नहीं हुआ।
तो यॉर्कटाउन के हार के बाद इनको 1786 में बुलाना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बोले कि देखो ऐसे हम आएंगे नहीं, जो आप सिस्टम चला रहे हैं, जो आप कानून भेज रहे हैं, उसमें मेरे अनुसार से चीजें नहीं है। तो पूछा गया कि क्या नहीं है? बोलिए हम अभी अधिनियम ला करके लेके आ जाते हैं, लेकिन आप वहां पर चले जाओ। इसके बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए एक स्पेशल अधिनियम आया था, जिसको बोलते हैं 1786 का अधिनियम। क्या बोलते हैं? 1786 का अधिनियम, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था? कोई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना नहीं था। अगर इसके पीछे मोटिव देखें तो मोटिव यही था कि कॉर्नवालिस को मना करके कहां लेकर के आए? भारत में लेकर के आए, ठीक है। इसके पीछे मोटिव यही था। तो हम यहां पर देखेंगे कि 1786 में ऐसा क्या क्या प्रावधान लाए गए, ठीक है। तो पहला यह बोला गया कि ठीक है, गवर्नर जनरल का एक परिषद होता था। गवर्नर जनरल के क्या होता था? परिषद होता था। परिषद में कितने सदस्य? 3, और एक हो जाएगा गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी ये 3 कर दिया गया सदस्यों की संख्या। अब जब 3 कर दिया गया तो इसमें बोला गया कि गवर्नर जनरल को अभी कोई डिसीजन अगर परिषद लेती है तो उसको रोकने का अधिकार अभी तक के गवर्नर जनरल को नहीं मिला था। ये बोला हमको चाहिए वीटो पावर। कौन सा पावर चाहिए? वीटो पावर, ताकि कोई भी डिसीजन अगर हो तो उसमें हम क्या करें? कोई भी डिसीजन को रोकने का अधिकार मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। वीटो एक लैटिन वर्ड है, वीटो के बारे में देखिएगा। वीटो एक लैटिन वर्ड है और वीटो का अर्थ है, ठीक है, रोकना या मना करना, टू फॉरबिड, ठीक है। रोकना या मना करना यानी टू फॉरबिड, ठीक है। यानी कोई भी कानून, यानी सिंपली अगर हम ये बोलेंगे वीटो के बारे में कि ये निगेटिव टाइप का एक राइट है। कैसा है? निगेटिव टाइप का राइट है। निगेटिव टाइप कहने का मतलब कि वीटो का प्रयोग कोई कानून बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। वीटो का प्रयोग किसी चीज को रोकने के लिए किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कोई डिसीजन लिया गया और जिसके पास वीटो पावर है, कोई एक मेंबर भी अगर अपना वीटो लगा दिया तो पूरा डिसीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वीटो पावर मतलब होता है किसी भी चीज को मना करने की शक्ति, रोकने की शक्ति। ये एक निगेटिव टाइप का राइट है, ये नकारात्मक अधिकार है, ठीक है। तो 1786 के अधिनियम में, ठीक है, 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। जैसे इनका कंसर्न था कि अगर कोई मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं हो पाया तो हम एटलीस्ट उसको रोक तो सकते हैं ना। तो वीटो पावर लाया गया किसके लिए? ताकि गवर्नर जनरल के अगेंस्ट अगर कोई भी कानून आए, परिषद के द्वारा कोई भी कानून पास कर दिया गया तो उसको एटलीस्ट रोकने का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नर जनरल का। वीटो पावर मिल गया। दूसरा चीज, पहले क्या होता था कि सेनापति, जिसको कमांडर इन चीफ कहते थे, कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ पहले परिषद के कोई सदस्य में से एक होता था जो गवर्नर जनरल के अलावे होता था। कॉर्नवालिस बोला कि लोग हमें किस लिए जानते हैं? सेनापति, रूल तो अच्छा करेंगे ही, तो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल ही बनेगा। पहले क्या अन्य सदस्य बनते थे, जो परिषद के अन्य सदस्य थे ना, वही सेनापति रहते थे। अभी बोला कि गवर्नर जनरल भी हम रहेंगे और गवर्नर जनरल के साथ क्या रहेंगे? कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, ठीक है। यानी
1786 के अधिनियम के तहत दो प्रावधान लाया गया। पहला ये कि कमांडर इन चीफ कौन बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन बनेगा? गवर्नर जनरल बनेगा। और दूसरा, गवर्नर जनरल को कौन सा पावर मिला? वीटो पावर मिला। ये दो चीज लाया गया था किस अधिनियम के तहत? 1786 के अधिनियम के तहत। समझ में आया? कार्नवाली साहब मान गए। ठीक है, अब ये यहां पर अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि उस समय जो अधिनियम लाया गया, क्या उसका कोई भी फुटप्रिंट हमारे संविधान में दिखाई देता है? तो दिखाई देता है। अभी भी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मेन है कि नहीं? यानी कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। कमांडर इन चीफ कौन हो गया? राष्ट्रपति। उस समय कौन थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल मतलब हेड। हेड मतलब उस समय का समझ लो राष्ट्रपति वही था। हेड मतलब वही हुआ ना। तो गवर्नर जनरल को आपको क्या मिला था? कमांडर इन चीफ। आपके राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ है। दूसरा, वीटो पावर उनको मिला था। अभी भी राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ाएंगे। यानी ये दोनों अभी के संविधान में भी है। ठीक है, ये दोनों जो प्रावधान है अभी के संविधान में भी, ठीक है। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? अब देखेंगे यहां पर इसके बाद कि ये जो आपका आ गया, कौन सा एक्ट बता दिए? 1786। तो अभी हम लोगों ने देखा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम, देखा ना अधिनियम। अब 1786 के अधिनियम के बाद अब आता है चार्टर एक्ट। क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है। समझ में आ रहा है? कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट। तो यहां ध्यान से देखिएगा, चार्टर एक्ट के पीछे की कहानी हम लोगों ने बड़ा डिटेल में देख लिया। क्योंकि सबसे पहला कौन सा एक्ट आया था? 1773 का रेगुलेटिंग। फिर आया 1781 का अधिनियम जो अमेंडिंग एक्ट के नाम से जाना गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद फिर आपका कौन सा? 1784 का अधिनियम हो गया। इसके बाद 1786 का अधिनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 1793 में आता है पहला चार्टर एक्ट। अब देखते हैं कि चार्टर एक्ट और अभी तक के जो अधिनियम था उसमें क्या क्या प्रावधान था। ठीक है, चार्टर एक्ट और अभी के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद कि चार्टर एक्ट में ऐसा क्या विशेष था। तो देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, इसमें क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के मामलों को देखने के लिए यह चीज लाया गया था। ठीक है, यानी रेगुलेटिंग और चार्टर में हम डिफरेंस बता रहे हैं। एक तरफ क्या है? रेगुलेटिंग और दूसरे साइड चार्टर। तो दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि आखिर इसका नाम चार्टर क्यों पड़ा। ठीक है, एक का नाम रेगुलेटिंग तो दूसरे का नाम चार्टर क्यों पड़ा। तो दोनों में बस माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट या अभी जितने भी एक्ट आए चार्टर एक्ट के पहले, वो क्या था? क्या था? ठीक है, यानी कंपनी के मामलों को देखने के लिए, कंपनी के मामलों को देखने के लिए, उसका इंटरनल मामला को देखने के लिए। ठीक है, कि किस तरह के क्या क्या मामला है, कैसे हम क्या देख रहे हैं, इसके लिए क्या आया? चार्टर मतलब सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, चार्टर एक्ट क्या था कि कंपनी का शासन, ठीक है, कहां? भारत में।
कंपनी का भारत में शासन को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया कि कंपनी अभी तक कितना शासन किया, अभी से लेकर के 20 साल तक, और इसी कानून के अंतर्गत काम करेगा। ठीक है, कि पहला काम क्या था चार्टर एक्ट का, कि भारत में कंपनी के शासन को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, अधिकार देना, कि कंपनी को हम अभी से 20 साल तक क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। कंपनी को 20 साल तक के लिए क्या दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं कि इसी तरह से ये काम करेगा। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, चार्टर एक्ट का एक और खासियत ये था कि कंपनी जो अभी थी क्या थी, व्यापारिक। मेन काम इसका क्या था, व्यापार करना। लेकिन व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे प्रशासनिक बन गई। क्या बन गई, प्रशासनिक। यानी कॉमर्शियल पर्पस इसको हटा दिया गया। अब इसका मेन काम क्या रह गया, प्रशासन करना। देखना जरा गौर से कि कंपनी अभी तक व्यापार के मामलों को देख रही थी, लेकिन चार्टर एक्ट ने इसके क्या किया, व्यापारिक मामले को खत्म करके इसको किसमें ला दिया, प्रशासनिक मामला में। यानी कंपनी का काम अब व्यापारिक न रह करके क्या हो गया, प्रशासनिक हो गया। ये किस एक्ट के तहत हुआ, चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ। ठीक है, अभी हम स्पेशल एक्ट नहीं बता रहे हैं, अभी केवल रेगुलेटिंग और चार्टर में डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। समझ में आया? देखो डिफरेंस है ये, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया कंपनी के मामलों को देखने के लिए आया, कंपनी के मामलों को देखने के लिए आया। दूसरा क्या बताया कि कंपनी का जो ये जो चार्टर एक्ट है, भारत का जो कंपनी में भारत में जो कंपनी का शासन है उसको बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, क्या किया गया, बढ़ाने के लिए किया गया। दूसरा, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक व्यापारिक मामले को देख रही थी, धीरे धीरे उसको परिवर्तित करके क्या बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यानी व्यापारिक वाला काम उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये सब किस एक्ट के तहत हुआ, चार्टर एक्ट के तहत ही हुआ। बात समझ में आई? तो पहला जो चार्टर एक्ट आया वो आया 1793 में। पहला चार्टर एक्ट कब आया, 1793 में। ठीक है, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान था। यहां तक में कोई दिक्कत समझ में आया कि रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट में क्या अंतर था? बाकी उसके पीछे की कहानी समझ में आया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का अमेंडिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 का अधिनियम, सारे बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो 1793 के चार्टर एक्ट में पहला प्रावधान यह था कि कंपनी का जो शासन है वो 20 वर्ष तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया। यानी 1793 के बाद जो अगला कानून कब आएगा, 20 साल बाद। ठीक है, कब आएगा, 20 साल बाद आएगा। ठीक है, तो पहला काम यही था चार्टर एक्ट का। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस कि पहला चार्टर एक्ट यही था। पहला चार्टर एक्ट कौन था, 1793 वाला, 1793 का चार्टर एक्ट। उसके बाद इसका प्रावधान पहला क्या था कि 20 साल तक बढ़ा दिया गया। दूसरा इसमें क्या था प्रावधान कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1786 में ना, 1784। अब तुम लोग गड़बड़ाओ मत, 1784 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अच्छा बताओ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां रहेगा, भारत में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में रहेगा, क्योंकि सारा वहीं से उन लोग क्या कर रहा है, देख रहा है इंडिया को। पहले इसका पैसा इंग्लैंड वाले दिया करते थे। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बोला गया कि इसका जो पेमेंट है, जो पैसा है, सैलरी है, ठीक है, कहां से मिलेगा, भारत से मिलेगा इसका सैलरी। अब बताओ इसके लिए आवाज उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए? भाई तुम इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना करके रखे हो, वहां का
जो स्टाफ्स है, वहां का जो ऑफिसर्स है, उसका पेमेंट कहां से भेज रहे हो? ठीक है, भारत से भेज रहे हो, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, एक तरह से ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी भारत से पैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। इसके अलावा बोला गया 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ही कि कंपनी के जो अधिकारी लोग हैं बिना अनुमति छोड़ करके विदेश यात्रा नहीं करेगा। अगर कोई चला गया विदेश बिना अनुमति से, मान लिया जाएगा कि त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, क्या मान लिया जाएगा? त्याग पत्र दे दिया है। ठीक है, यानी विदेशी दौरों पर क्या किया गया? प्रतिबंध लगाया गया। नहीं, कंपनी के सदस्य जो भारत में है, ठीक है, कंपनी का सदस्य यहां से कोई विदेशी दौरा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ इसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, और कुछ प्रावधान है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इसका अगर मेन इंपॉर्टेंस देखा जाए तो यही था, पहला कि 20 वर्ष तक के लिए कंपनी के चार्टर को बढ़ा दिया गया, अधिकार बढ़ा दिया गया। 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, उसके जो सैलरी जाएगी, उसके स्टाफ, उसके ऑफिसर्स को कहां से जाएगी? इंडिया से सैलरी जाएगी। ठीक है, वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना तक में कोई दिक्कत हुआ? ठीक है, लग रहा है कि सब कुछ एक क्या चलना चाहिए, एक सीक्वेंस से चलनी चाहिए। हाँ, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को पैसा कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से। तो यही तो है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहां से पैसे लेकर के जा रहे हैं। नहीं, 1793 के एक्ट के तहत बोल दिया गया कि जो 1786 के तहत गवर्नर जनरल क्या बना? कमांडर इन चीफ बना था ना। गवर्नर जनरल क्या बना? कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ। तो गवर्नर जनरल जो कमांडर इन चीफ बना, तो बोला गया कि 1793 के बाद भी जो गवर्नर जनरल आएंगे उनको कॉर्नवालिस जैसा ही सुविधा मिलेगा। मतलब वो भी गवर्नर जनरल के साथ क्या बनेंगे? कमांडर इन चीफ बनेंगे। ये व्यवस्था किसमें किया गया था? 1793 में ही किया गया था। बात समझ में आया? तो फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं 1793 का चार्टर एक्ट इन शॉर्ट। पहला बताएं कि ये पहला तरह का चार्टर एक्ट था। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, पहला चार्टर एक्ट था। ये क्या किया कि कंपनी के शासन को कितने सालों तक अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया? 20 सालों तक अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया। तीसरा बोला कि कॉर्नवालिस की जो सुविधा मिलती थी, आगे आने वाले गवर्नर जनरल को भी वो सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो सैलरी है वो कहां से जाएगा? भारतीय राजस्व से जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि कंपनी के जो अधिकारी है वो विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर जाना भी होगा तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। बिना अनुमति के चले गए तो त्याग पत्र मान लिया जाएगा। तो ये था आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें भी किसी तरह का अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब 1793 में हम बोले कि 20 सालों तक बढ़ा दिया गया, तो 1793 के 20 साल बाद कितना आ जाएगा? ठीक है, 1813 ईस्वी। अब 1813 ईस्वी में दूसरा चार्टर एक्ट आया। ठीक है, 1813 में क्या आया? दूसरा चार्टर एक्ट आया। अब इस चार्टर एक्ट के कहानी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी 1813 का चार्टर एक्ट। देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अचानक से आपको लगेगा कि कंपनी जिसका मेन जिम्मेदारी क्या था? व्यापार करना, उसके एकाधिकार को धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? खत्म किया जा रहा है। और यहीं से पता चलेगा कि व्यापारिक एकाधिकार खत्म करके क्या बन जाएगा? वो प्रशासनिक कंपनी बन जाएगी। कैसी कंपनी बन जाएगी? प्रशासन करने वाली। ठीक है, इससे पहले मेरा काम था प्रशासन, ये व्यापार करना, अब हम करने लगे प्रशासन।
तो उसका जो चेंजेज है इसी से पता चलेगा आपको, ठीक है। तो 1813 के चार्टर एक्ट में फिर से वही बात कि 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर से अधिकार को क्या कर दिया गया, कंपनी के अधिकारों को क्या कर दिया गया, 20 वर्ष, ठीक है। कंपनी के अधिकार क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। कंपनी के अधिकार बढ़ा दिया गया। कितने सालों के लिए, 20 साल के लिए। तो ये तो याद रहेगा ही रहेगा। अब इसका दूसरा जो चेंज देखते हैं 1813 में, अभी तक ये था कि भारत में जब भी व्यापार करेगा इंग्लैंड से तो कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। भारत में व्यापार कौन करेगा, कंपनी करेगा, कंपनी के कर्मचारी करेंगे, ठीक है। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसका जो व्यापारिक एकाधिकार है, ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार जो है इसको खत्म कर दिया गया। बोला कंपनी को कि बोलो पेंसिल, कंपनी बोला पेंसिल, बोला आपका व्यापारिक अधिकार कैंसिल। समझ में आ गया, व्यापारिक अधिकार क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तब 1813 में। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि भारत में चाय का जो व्यापार, जो चाय का व्यापार होगा अभी कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। और चीन के साथ जो व्यापार करेगा वो भी कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। यानी चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी चीजों का व्यापार हर कोई कर सकता है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं। अभी तक क्या था कि भारत में इंग्लैंड की तरफ से जब भी व्यापार होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही व्यापार करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय खत्म बोल दिया गया, ठीक है। और केवल दो चीज रखने के लिए बोला गया। क्या क्या रखा गया, चाय और चीन के साथ व्यापार। अब देखिएगा यहां ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। कहेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब किया गया, कब किया गया, थोड़ा सा जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया। ऑप्शन में यही रहेगा, चार ऑप्शन हम दे देते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखिएगा, व्यापारिक एकाधिकार अगर कहेगा समाप्त कब हुआ तो 13, लेकिन पूर्णता खत्म नहीं हुआ, क्योंकि चाय प्लस चीन के साथ व्यापार अभी बचा हुआ है, ठीक है। चाय और चीन के साथ व्यापार बचा हुआ है, एकाधिकार अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा पूर्णता कब खत्म हुआ तो ये हम आगे बताएंगे 1833 में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ये मत सोचना कि सर तो बोले थे कि चाय और चीन के साथ व्यापार रहेगा तो 1813 में खत्म कहां हुआ, थोड़ा सा तो बचा हुआ है, ठीक है। एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन पूर्णता एकाधिकार कब हुआ खत्म, 1833 में। और ऐसे एकाधिकार समाप्त कब हुआ, 1813 में। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूछता है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। तो पहला चीज क्या बताया 1813 के चार्टर एक्ट में, पहला ये बताया कि 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, ठीक है, कंपनी के अधिकार को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया 20 वर्षों के लिए। बताए ही थे चार्टर एक्ट कंपनी के अधिकारों को बढ़ाने के लिए, डिफिनिट टाइम में बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है। दूसरा बात जो है ये बताया व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। लेकिन
चाय प्लस चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा हुआ है और हमेशा पूछता है, लोग इसी में गड़बड़ाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं थर्ड वाले में। इसमें एक चीज और क्या है आपका कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आ रहे थे व्यापार करने के लिए, बोला गया चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी लोग भी व्यापार करेंगे। अब यहां पर एक चीज और डेवलपमेंट हुआ, अब ईसाई मिशनरी के आगमन का भी परमिशन दे दिया गया कि ईसाई के मिशनरी जाएंगे वहां पर भारत में, ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, यानी ईसाई मिशनरी का आगमन कब से हो गया? 1813 के अधिनियम से, कि ईसाई मिशनरी वाले अब जा करके भारत में क्या करेंगे? ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। मिशनरी वही होता है, प्रचार करेगा वो। 1857 की क्रांति जब पढ़ोगे तो उसमें एक कारण यह भी रहेगा कि ईसाई मिशनरियों का आगमन किस एक्ट के तहत हुआ था? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, क्योंकि ईसाई मिशनरी वाले आएंगे, हिंदू धर्म की बुराई बताएंगे, अपना बड़ाई बताएंगे। ठीक है, और उसको ट्राई करेंगे क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए, कि देखो हिंदू में ये चीज है। मेनली टारगेट उनका कौन रहेगा? मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो वंचित वर्ग है। क्योंकि वंचित वर्ग को तुम किसी चीज के बारे में बताओगे ना तो अच्छे से सुनेगा, क्योंकि उसका वो पीड़ित है। अगर कोई स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है और उसको तुम स्ट्रेटजी बताओगे तो बड़ा ध्यान से सुनेगा, लेकिन जिसका रिजल्ट हो जा रहा है तुम उसको स्ट्रेटजी बताओ, मन मन में सोचेगा अच्छा ऐसा था, अच्छा और बताइए, यही बोलेगा। ठीक है, तो हिंदू धर्म में अगर अपर क्लास को अगर टारगेट किया जाता तो ऑब्वियस है कि वो तो कन्वर्ट होते नहीं। कन्वर्ट कौन होंगे? मार्जिनल सेक्शन, वंचित वर्ग के लोग। इसीलिए अभी भी देखना धर्म प्रचार जो किया जाता है वो एससी एसटी गरीब घर जाकर के लोग प्रचार करेगा, बोलेगा कि देखो तुम्हारे यहाँ हिंदू हो तो ये नहीं होता है, हम तुमको इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोभ लालच दे करके धर्म क्या करवाता है? परिवर्तन करवाता है। ठीक है क्या? हाँ, मतलब जो भी हो, तो इन लोग टारगेट इन लोग का कौन होता है? मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है, वंचित वर्ग के लोग होंगे। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा कि 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों का क्या हुआ? आगमन हुआ। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट। चौथी अगर बात करें तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला बार अंग्रेज जो है शिक्षा बजट के नाम पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का अनुमति प्रदान किया। यानी भारत के शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 1 लाख प्रति वर्ष। ठीक है, 1 लाख खर्च होगा किस पर? शिक्षा पर। यह किस अधिनियम के तहत है? 1813 के चार्टर। यही जब पढ़ेंगे आप लोग इतिहास में कि अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है ये, तो उसमें आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहला बार भारत के लिए शिक्षा बजट का प्रावधान किया गया। कोई दिक्कत इसमें? यानी प्रशासनिक मामला पर अगर देखा जाए तो एक चीज मेजर डेवलपमेंट हुआ प्रशासन की बात करें तो, कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। बाकी चीजें याद करने वाली चीजें हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। तो आगे बढ़े। ठीक है, देखिएगा अभी बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन एक्ट हम लोग देख लिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिए, 1781 का अमेंडिंग एक्ट देख लिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिए, 1786 का अधिनियम देख लिए, कॉर्नवालिस को मनाने वाला जो था। उसके बाद 1793 का क्या था? चार्टर एक्ट था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट था। अब इसमें भी 20 साल बढ़ाने की बात की गई थी। क्या गया था ना कि हर 20 साल पर ये एक्ट आएगा।
ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं था कि चार्टर एक्ट रहेगा तो 20 साल पर ही आएगा, लेकिन ऐसा किया जाता रहा था कि 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट एक्ट आएगा वो कौन सा आएगा? 1833 का एक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट कौन आ गया? 1833 का एक्ट आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दो। इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं और सबसे ज्यादा बदलाव इसी में पढ़ना है, 1833 का चार्टर एक्ट में देखना है, 1786। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1833 का क्या? चार्टर एक्ट। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल एकदम से पूछे जाएंगे। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किए। पहला ये किए कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? पूर्णतः हाँ, सब बोला भाई चाय पीना छोड़ दो। पूर्णतः समाप्त। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है पूरा क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त। अब कंपनी क्या बन गई? प्रशासनिक बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कॉमर्शियल इसका कोई काम रहा? भाई एकाधिकार खत्म, अब कोई भी कंपनी आके व्यापार करेगा, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, अब आप करो प्रशासन। ठीक है, तो देख रहे हैं चार्टर एक्ट में बताया ना कि चार्टर एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को खत्म करके उसको प्रशासनिक निकाय के रूप में परिवर्तन कर दो, प्रशासनिक बॉडी के रूप में बना दो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दो उसको। ठीक है, ये कब हुआ? 1833। दूसरा, इसमें क्या बोला गया देखिएगा जरा ध्यान से कि ये जो बंगाल का गवर्नर है भैया, ठीक है, पहले था बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, तीनों जगह क्या था? गवर्नर। बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। कहां का? बंगाल का, बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 के एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी 1833 के एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है किस नाम से जाना जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? भारत। तो देखो बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया ना। बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। समझ में आ रही है बात? और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब अभी तक क्या थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोशन क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। समझ में आया? बंगाल का गवर्नर जनरल से अब क्या बन गए? भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिएगा यहां ध्यान से, यानी विलियम बेंटिक। बताओ, विलियम बेंटिक को हम बोल सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और वही बन गया प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। भाई जैसे अभी तक विलियम बेंटिक साहब क्या थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अंतिम और पहला वही बन गए। तो बंगाल का हम क्या लिख सकते हैं? विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है ना बाबू, गवर्नर जनरल। और दूसरा बोल सकते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। समझ में आया? ठीक है,
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रमोट हो गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका काम क्या हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? गवर्नर जनरल का काम क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो देखते हैं कि गवर्नर जनरल का काम अब क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो इसके लिए, इसको कानून बनाने के लिए अब इसके पास दो काम हो गया। एक तो कार्यपालिका वाला काम, कार्यकारी, दूसरा कानून बनाएगा तो विधायी। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा एग्जीक्यूटिव। तो इसको कानून बनाने में मदद करने के लिए एक सदस्य रखा दिया गया जिसका नाम था विधि सदस्य के रूप में नामित किया गया। कौन सा सदस्य? विधि सदस्य। और ये बने लॉर्ड मैकाले। ठीक है, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया। पहले से 3 सदस्य था, एक और सदस्य जोड़ा गया जो क्या था? विधि सदस्य। ठीक है, लॉ मेंबर था। और ये कौन थे? पहला लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के बारे में ये चीज जानिएगा कि विधि सदस्य तो था, लेकिन ये जब कानून बनाया जाता था तभी ये भाग लेते थे। इनको वोट करने का अधिकार नहीं था, यानी इनको पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता नहीं मिला। ठीक है, पूर्ण सदस्य थे ये लॉर्ड मैकाले? नहीं। देखो ऐसे, जैसे यहां समझना, गवर्नर जनरल, ठीक है, इसका अब हो गया 2 काम। ठीक है, एक काम हो गया कार्यकारी, दूसरा हो गया विधायी। विधायी मतलब कानून बनाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल के विधायी काम में, कार्यकारी काम रहेगा तो गवर्नर जनरल प्लस इनके परिषद केवल रहेगा। कौन रहेगा? परिषद। कार्यकारी काम करेगा तब, लेकिन विधायी काम करेगा तब गवर्नर जनरल, शॉर्ट में लिख रहे हैं जी। ठीक है, प्लस परिषद प्लस ये विधि सदस्य। समझ में आ रहा है? यानी ये धीरे धीरे 2 भागों में बट रहा है उसका काम, गवर्नर जनरल का, कार्यकारी और विधायी। कानून बनाने के लिए क्या हो गया? गवर्नर जनरल, परिषद, उसके साथ क्या? विधि सदस्य। विधि सदस्य कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, क्या वो पूर्ण सदस्य था? वोट देने का अधिकार था? नहीं। जैसे अगर मान लेते हैं ये क्लास में, ठीक है, मॉनिटर चुनना है किसी को, क्लास में क्या चुनना है? मॉनिटर। तो मॉनिटर चुनने के लिए अगर हम वोट करवाते हैं, कभी कभी कोई स्टूडेंट जो है इस क्लास में आकर के बैठता है लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ है, वो बस ऐसे ही आकर के बैठता है कभी कभी। तो बताओ मॉनिटर के इलेक्शन में उससे वोट करवाएंगे? क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं है वो, पूर्ण सदस्य रहेगा तब उसको वोट करवाएंगे। दूसरा चीज, एक चीज और बता दो, तुम्हारे घर में प्लानिंग चल रहा है कि आज खाना क्या बनना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ डिस्कशन हो रहा है। अब पड़ोसी आए हैं घूमने के लिए आपके यहाँ, बैठने के लिए नहीं होता है, पड़ोसी बगल से आ गए हैं, तो बताओ पड़ोसी के मन से चलेगा कि खाना बनाने का डिसीजन कौन लेगा? परिवार के सदस्य लेगा। तो ये तो परिवार का सदस्य है ही नहीं, पूर्ण सदस्य था नहीं है, पूर्ण सदस्य। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका हो गया, ठीक है, ये पूर्ण सदस्य नहीं था। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें इसके आगे देखते हैं, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? एकाधिकार खत्म, ठीक है, दूसरा बोले विधि सदस्य एक आया, ठीक है, तीसरा बोले भारत का
गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बताओ, विधि सदस्य जो अभी बना उसको अभी के कंपेयर किससे कर सकते हैं? अभी अगर कंपैरिजन करना है विधि सदस्य से अभी के संविधान में तो किससे करोगे? अटॉर्नी जनरल। आगे बताएंगे महान्यायवादी जो होते हैं भारत के, संसद के बैठक में भाग तो लेंगे लेकिन मतदान का अधिकार उनको नहीं है। ये पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऐसे हैं जिनको संसद के बैठक में तथा उसके कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है, तो कौन है? अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो अभी इसका तुलना हम किससे कर सकते हैं? महान्यायवादी से कर सकते हैं ना। ये कानून बनाने में भाग ले रहा है लेकिन वोटिंग करने में भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, विधि सदस्य कौन बने थे? मैकाले। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखना, उस समय मैकाले को 1833 के एक्ट के तहत ही बोला गया कि जो अलग अलग, उस समय बहुत सारे अलग अलग कानून था। ठीक है, तो वो सोचे कि सभी कानून को एक जगह लिखते हैं, कोडिफाई करते हैं। ठीक है, तो सभी कानून को एक जगह लिखने के लिए, कोडिफाई करने के लिए 1833 के एक्ट के तहत ही एक लॉ कमीशन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ठीक है, विधि आयोग। विधि आयोग। और विधि आयोग जो है, ये जो बना था विधि आयोग, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसका प्रावधान था 1833 के एक्ट में, लेकिन आयोग का गठन कब हुआ था? 1834 में। ठीक है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसका काम क्या है? जो भी इधर उधर का कानून है सबको एक जगह क्या करना है? कोडिफाई करना है। यही आगे चल करके क्या बना? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जो 1860 में बना। तो ये मत सोचना कि आईपीसी को एक दिन का काम था, करीब 3 दशक लगा है इसको बनने में। और वो आईपीसी अब क्या बन गया? बीएनएस। ठीक है, क्या बन गया? भारतीय न्याय संहिता, जो अभी जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कोडिफाई करने का काम किस समय से शुरुआत किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट से। उसके तहत प्रथम विधि आयोग बनाया गया। कब बनाया गया? 34 में। उसके अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले। कोडिफाई करने का काम किया वो। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यानी विधि आयोग बन गया। अब इसके बाद एक और मेजर डेवलपमेंट है, वो देखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को खत्म करने की बात की गई कि दास प्रथा क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। ठीक है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड के आसपास भी, यूरोप में भी दास प्रथा को खत्म करने का प्रोसेस स्टार्ट था। तो भारत में भी उसी के अकॉर्डिंग बोला गया 1833 के एक्ट के तहत कि भारत में दास प्रथा को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो भारत में दास प्रथा को समाप्ति किस एक्ट के तहत? 1833। लेकिन समाप्त किया गया 1843 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलन बरो। कौन थे? लॉर्ड एलन बरो। यानी लॉर्ड एलन बरो जो है, ये दास प्रथा को समाप्त किए रेगुलेशन 5 के तहत। किस एक्ट में था वो? 1833 के एक्ट के तहत। यानी 1833 के एक्ट के तहत भारत में दास स्लेव सिस्टम जो था, दास प्रथा था, उसको समाप्ति की बात की गई। और यही 1843 में जाकर के आगे लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को पूरी तरह से असंवैधानिक, गैर कानूनी बना दिया गया, आपराधिक घोषित कर दिया गया इसको। कोई दिक्कत इसमें? क्या दास प्रथा था? जैसे इतिहास में पढ़ोगे इसको बड़े अच्छे से, किसी को जबरदस्ती काम, किसी को खरीद फरोख्त कर करके अपने अंडर में रख करके उससे काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, क्या कहलाता था? दास प्रथा कहलाता था। ठीक है, हाँ क्या? हाँ, ऐसे आप लोग पढ़ोगे इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री से है। ठीक है, दास प्रथा
स्लेव डायनेस्टी एक है ना, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, पढ़े होगे आप लोग इतिहास में, ठीक है। तो ये हो गया 1843 में क्या हो गया, खत्म हो गया दास प्रथा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रावधानों को हम लोग 1833 के एक्ट के तहत देख लिए, ठीक है। आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे के संवैधानिक विकास को बड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज